अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक और अहम अमेरिका का दौरा, और बड़े कम वक्त में ये उनका दूसरा दौरा है, जिसमें जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उनकी अलविदाई तकरीब समेत आने वाले सेंटकॉम कमांडर से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा बताया जाता है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी से अहम मुकालमा भी हुआ और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल जो है उस पर एतमाद करने का भी कहा, और ये भी कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मावन किरदार भी अदा किया जाए। एक ऐसे वक्त में जब भारत ने हजीमत उठाई, न सिर्फ में कॉन्फ्लिक्ट के बाद बल्कि सिफारती सतह पर भी, और इस वक्त अमेरिका के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। ऐसे में आसिम मुनीर साहब की जो ये दूसरा दौरा है अमेरिका का, ये कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बासित साहब, फील्ड मार्शल साहब का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। पहला सदर ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी, अहम ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई थी। तो क्या अभी भी हम इसको अस्करी, जो हमारे पाक अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उसको अस्करी स्कोप से देखा जाए, या अब आप समझते हैं कि ये जो है अब वसीतर जिसे कहते हैं एरियाज के अंदर, इस पर मबनी है पाक यूएस रिलेशंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पेंटागन या सेटकॉम जनरल माइकल कुरिल्ला ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को एक नए लेंस से देखने के लिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने जो ट्वीट किया, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ जो ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ अस्करी नहीं रखना चाहता बल्कि उसको एक्सपैंड करना चाहता है। राइट। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात भी की पाकिस्तान में। फिर चूंकि हमारा टैरिफ पे और ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया है, तो दैट इज़ क्वाइट इनकरेजिंग। और वन होप्स के जो भी इस वक्त हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, अमेरिका की जानिब अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लाने की, और चूंकि फील्ड मार्शल की मुलाकात इनकमिंग जो सेटकॉम के चीफ हैं उनसे भी हुई है, तो डायस्पोरा से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो वन होप्स की तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर एक ऐसी सिनर्जी क्रिएट करेंगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक सरमहरी सी थी, जो उसमें कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं था, तो अब धीरे धीरे चीज़ें सही नहज पे आ जाएंगी। तो बासित साहब, लेकिन आपने बिल्कुल ये कहा कि उम्मीद भी है लोगों को, लेकिन इस उम्मीद के साथ बार बार जो आता है वो आता है टू गुड टू बी ट्रू। इस पे इतना इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बड़ा कॉशियस होकर पाकिस्तान को चलना है। आप इसको कैसे देखते हैं कि नहीं, वक्त बदल गया है और इस पर पाकिस्तान ने भी बड़ा काम किया है ताकि ये रिलेशंस यहाँ तक पहुंचे? देखिए, आज से 15-20 साल पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, तो आपकी बात एक हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ममालिक के जो रियासत के मफादात हैं उनमें बाज़ वक़ात अफराद भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद तो अमेरिका का जो सिस्टम है उसके अंदर सदर के पास बहुत पावर है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में, तो इसलिए जहां इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स वो अपना रोल अदा करते हैं, वहां सदर का जो है उसका वर्ल्ड व्यू है वो क्या है, उससे भी काफ़ी चीज़ें फ्लो होती हैं। सही। तो अब इसके बारे में तो कतियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि मामलात कहाँ जाएंगे, लेकिन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फेवरेबली इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा है। जो हमारा सेटकॉम है या पेंटागन है, वहाँ भी एक गुडविल है। फिर स्टेट डिपार्टमेंट में मार्को रूबियो की सूरत पे एक गुडविल भी मौजूद है, उनके काफी राब्ते भी, हमारे वजीर खारजा भी गए, उनकी मुलाकात भी हुई। तो चीजें मैं समझता हूँ कि इस वक्त फेवरेबल है। हमें जो है शॉर्ट टर्म को सामने रखकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर करनी चाहिए और इस रिलेशनशिप को ऑल एनकम्पसिंग बनाना चाहिए। बट जहाँ तक स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात की बात है, वह ऑब्वियसली चाइना हमारा एक बड़ा दरीना दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है,
وہ ہمارے سامنے وہ رہنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان امریکہ تعلقات not at the cost of our relations with China. اوکے آل رائٹ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جہاں پاک امریکہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں وہیں بھارت اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اب قربتیں اپنی رشیا اور چائنا کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پر، اور امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، بھارت کے پاس اب اسپیس بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں. جہاں تک رشیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، وہ تو پہلے بھی ان کے بہت اچھے تھے. ہر سال ان کی بھارت اور روس کی اینول سمٹ بھی ہوتی ہے، بلکہ اس سال بھی ہوگی. پریزیڈنٹ پوٹن بھارت جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیے تو جو ڈیفنس پروکیورمنٹ ہے بھارت کی، گو کہ پچھلے 10-12 سالوں میں انہوں نے کافی ڈائیورسیفائی کیا. امریکہ سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں، فرانس سے رافیل طیارے بھی لیے ہیں، لیکن ابھی بھی جو اوور ویلمنگلی ان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ رشیا پہ ہے. تو یہ رشیا کا تو ہمیشہ ان کے پاس ایک اسپیس رہی ہے. لیکن جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ چائنا کے ساتھ کوئی بہت روم ہے. کیونکہ ٹریڈ شاید وہاں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہاں پہ جو ان کے ڈسپیوٹس ہیں، بارڈر ڈسپیوٹس، وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. اور ابھی تک دیکھیں نا، صرف 2 سیکٹرز میں ڈیم چوک اور ڈیو سینگ، وہاں پہ ایک ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے. لیکن اوور آل جو ہم ڈی ایسکلیشن کی باتیں کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور جو ایک 2020 سے پہلے کی صورتحال ہے اس پہ ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ابھی دیکھیے نا، روس اور امریکہ کے مابین بھی سمٹ ہونے جا رہی ہے 15 اگست کو، اور ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ بات بن جائے. دو اٹ از اپیئرنگ ڈیفیکلٹ، لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان کوئی یوکرین کے معاملے میں کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے سیز فائر کا، تو اس سے پھر بھارت کی وہ جو ایک ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے ویزا وی اور ٹو بلڈ پریشر آن امریکہ، وہ ختم ہو جائے گا، کم از کم بہت کم ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر چائنا اور امریکہ کے درمیان، پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان کچھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی بھارت جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے وہ اسپیس روم اس کو نہیں ملے گا. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ان باتوں کا علم ہے. اور اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آیا ٹریڈ ایگریمنٹ یا ٹیرف ایگریمنٹ ہو پاتا ہے، نہیں ہو پاتا. پھر بہت سی دیکھیں، بھارت کی بہت ڈیپینڈنس ہے امریکہ کے جانب. مثال کے طور پر آپ لے لیجئے جو لائٹ کا ایئر کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے تیجا، وہ بڑی مسلسل التوا میں پڑا ہے، کیونکہ GE-404 اور GE-414 انجنز امریکہ سے آنے ہیں. اس کے بغیر تیجا ایئر کرافٹ آگے چل نہیں سکتا. اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں بھارت کی بڑی ڈیپینڈنس ہے امریکہ پہ. بہت سے آئی فونز اور ملٹی نیشنلز جو ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا کام کرنا بھارت میں. تو میرا خیال ہے بھارت کسی وقت ان کو یہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رام کریں. ہاں، تو لیکن دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیونکہ ایک تو تعلقات بہت گہرے ہیں اور 2 دہائیوں پر مبنی یہ تعلقات بنائے گئے، اور اس حد تک بنائے گئے کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو اور ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے رول میں اپنے آپ کو بھارت دیکھنے لگا. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ممالک کے درمیان، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی پوری عمر اس سفارتکاری میں گزری ہے، یہ کچھ وقتی بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاملات اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں نریندر مودی کے کئی ایسے اقدامات سے کہ فی الحال اس کو ٹیمپرری آپ نہیں کہیں گے، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار انڈیا ٹو ٹرن بیک ٹو دیم؟ لیکن اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح جو ہے، ایک تو چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو لیتے ہیں، اور کوارڈ جو ایک 2017 میں بنائی گئی تھی اس کا کیا فیوچر وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ کوارڈ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اب کوارڈ کی جو سمٹ ہونی ہے وہ اگلے ماہ ہونی ہے بھارت میں. اب کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی بھی وہی ورلڈ ویو لے کر چل رہے ہیں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ چائنا ان کا الٹیمیٹ حریف ہے؟ اگر وہ ورلڈ ویو ہے تو پھر تو دیکھیے کوارڈ کی بھی امپورٹنس رہے گی، تو اس میں بھارت ان کے لیے ایک امپورٹنٹ ملک رہے گا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور مودی کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو مودی کی جو الیکٹرل کمپلشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جب تک پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر
मोदी ब्लिंक नहीं करेंगे कुछ मामलात में, खास तौर पे जो अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में, और फिर साथ साथ जो है जब तक इन मामलात में कुछ देंगे नहीं मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप को, उस वक्त तक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा कि मतलब कोई मामलात मोदी के साथ ठीक हो जाए। और जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप है लगता नहीं है कि ये मामलात अब ठीक होंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद क्वाड की समिट इल्तवा का शिकार हो जाए। अच्छा। क्योंकि जब तक रूस और चाइना के साथ मामलात ठीक नहीं होते प्रेसिडेंट ट्रंप के, उस वक्त तक शायद वो भारत को इतनी तवज्जो ना दें इस मामले में। बाकी है कि वर्किंग लेवल पे ताल्लुकात तो रहते ही हैं, सही। लेकिन स्ट्रेटेजिक एक पैरामीटर्स थे जो बाइडन के ज़माने में, उससे पहले ओबामा के ज़माने में एक डिफाइन हुए थे, उसको आर्टिकुलेट किया था, उसमें कमजोरी लग रही है, वो वीकन हुए हैं नो डाउट। ओके, तो बासित साहब फिर अब इस तनाजुर में अगर भारत को देखें जो हमसे डायलॉग नहीं चाहता, हम बार बार कहते हैं कि तमाम तस्फिया तलब मसाइल डायलॉग के जरिए हल करना इंतहाई ज़रूरी है। में कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने जो दरअंदाजी की जा रही है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के जो हमारे से कुर्बतें हैं, जो शराकतदारी की अनाउंसमेंट है, भारत चैन से नहीं बैठेगा। व्हाट डू यू सी हैपनिंग नाउ? देखिए, ये भी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने में। लेकिन भारत की जानिब से जिस तरीके से कोशिश की गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब किया जाए, उनका जो बयानिया है उसको रद्द किया जाए, उसने भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ना मिजाज को एक लिहाज से एक एंकर तो वहाँ है विज़ावी इंडिया। राइट। अब ये भी एक अहम नुक्ता है वो कि मतलब लोग इसको ज़्यादा शायद अहमियत नहीं देते, लेकिन इंडिविजुअल्स जब एक इस लेवल पे होते हैं वो भी बड़े इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप उनकी ईगो को हर्ट ना करें। तो बराह रास्त चूंकि भारत ने वो भी किया है तो एक प्रॉब्लम तो ये है। अब पाकिस्तान और भारत का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये बात अपनी जगह हकीकत है कि भारत को जो हजीमत उठाना पड़ी जिसका जिक्र आपने अपने इब्तिदाई में किया, उनसे ये हजम नहीं होने वाला। मतलब ये है कि वो इसके साथ इस स्टिग्मा के साथ मुझे नहीं मालूम कब तक रह सकते हैं। और वो यकीनन एक और कोशिश करेंगे। अब वो कब होती है वी डू नॉट नो। वो कोई एक और इसी किस्म का फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान जो एक हजीमत उन्होंने उठाई है वो कुछ अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। अब वो कब होता है, किस तरह होता है, किन हालात में होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े डिलीजेंट हैं और वो सारी मादात को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारत ने दोबारा इस किस्म की कोशिश की, और हमारे DGISPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा भी है कि अगर दोबारा कोई इस किस्म की हरकत हुई तो हम तो फिर मशरक से आगाज करेंगे, भारत के मशरक से। तो ये एक बड़ा क्लियर उनको इंडिकेशन था। अब आया प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो इलेक्शंस आगे होने हैं 2029 में होने हैं लोकसभा के जी, उस वक्त तक इंतजार करते हैं या फिर वेस्ट बंगाल में या उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबात होने अगले साल उनका इंतजार करते हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें उनकी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं 2029 से पहले कोई ना कोई जरूर शरारत करेगा। इस शरारत के साथ साथ बासित साहब ये भी देखना होगा कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस अब कितनी बची है, क्योंकि आवाजें तो उठना शुरू हो गई हैं, चाहे वो और स्पेशली जब ट्रेड टैरिफ इस हद तक पहुंच जाए और अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हों तो फिर जाहिर है कि हर चीज इस पूरी दुनिया में ताल्लुकात हमेशा मईशत और मुआश पे ही मबनी होते हैं। बट थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो रुख करेंगे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर जो जिरगे हो रहे हैं और जो अमन के हवाले से वफाकी हुकूमत बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दे चुकी है, उसमें क्या रुकावट हायल है, उस पर अमल दरामद के लिए।